हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं गोल्डी और इस वीडियो में हम एनिमल फिजियोलॉजी के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे जो टीबीटी के एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो 2024 से आया है एंड द क्वेश्चन इज which one of the following diseases is due to severe deficiency of proteins in diet? डाइट में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इनमें से कौन सी डिसीज हो सकती है? तो प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से हम दो डिसीज मेजर तरीके से देखते हैं। एक तो डिसीज है क्वाशिकोर और दूसरी डिसीज है मेरिस्मस। दोनों डिसीज के नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हेंस द राइट आंसर इज फर्स्ट। तो क्वाशिकोर जो है एक माल न्यूट्रिशन वाली डिसीज है जो बच्चों को अफेक्ट करती है, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर। ठीक है, और ये रही दूसरी डिसीज। आपको दोनों डिसीज पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है while running in a 200-meter race in national games the required ATP generation in the athlete is primarily facilitated by। अगर कोई एथलीट है जो 200 मीटर रेस में दौड़ रहा है, उसको एटीपी की अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी एटीपी की पूर्ति कहाँ से होगी? तो देखिए, जब भी ऐसे हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटी जैसे कि यहाँ पे 200 मीटर रेस दी है, अगर इस केस में बॉडी को फॉस्फेट की जरूरत रहती है यानी एटीपी की अगर जरूरत रहती है तो इस केस में मसल में स्टोर्ड होता है क्रिएटिन फॉस्फेट, वहां से फॉस्फेट को दे दिया जाता है एडीपी को ताकि वो एटीपी का फॉर्मेशन कर सके। तो यहाँ पर क्या है, मसल्स होती है आपकी, इस मसल्स में स्टोर्ड होता है आपका क्रिएटिन फॉस्फेट और ये क्रिएटिन फॉस्फेट क्या करता है, अपना फॉस्फेट जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट कर देता है एडीपी को। क्या करता है ये अपना जो इसका फॉस्फेट ग्रुप होता है वो डोनेट कर देता है एडीपी को ताकि एटीपी का फॉर्मेशन हो सके। और एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, जो बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो चुकी होगी। तो यहाँ पे एनर्जी का सप्लाई हो चुका है, होगा सप्लाई ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपसे कि एटीपी की पूर्ति कहाँ से होगी, तो कहाँ से होगी, क्रिएटिन फॉस्फेट जो कि मसल में। तो हेंस दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया है, राइट? तो आप ये रीड भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम सीएनएस भी कहते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली इन्होंने ये पूछा है। तो देखिए फेगोसाइटोसिस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि डिस्ट्रॉय या फिर डिफेक्टिव सेल्स को फेगोसाइटोसिस कर लिया जाता है, बाद में उसको क्लियर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपकी डिस्ट्रॉय डिफेक्टिव या डेड सेल्स ही होती है उनको फेगोसाइटोसिस के बाद क्लियर कर दिया जाता है। तो ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो स्पेशलाइज्ड सेल करती हैं उन स्पेशलाइज्ड सेल का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो उनका नाम है माइक्रोग्लियल सेल या फिर उनको सिंपली हम ग्लिया सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेल्स क्या करती हैं, जो नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको नरिश करती है, सपोर्ट करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। इनके ये सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या पता अगली बार आपसे नाम पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेगा कार्योसाइट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ। किसका सोर्स है मेगा कार्योसाइट? देखिए, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेगा कार्योसाइट क्या है। तो देखिए मेगा कार्योसाइट एक लार्ज सेल्स होती है जो बोन मैरो में ही प्रेजेंट होती है और इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लेटलेट का फॉर्मेशन करना। ये प्लेटलेट को प्रोड्यूस करती है और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम जो होता है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, यानी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। और प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल या फिर फंक्शन होता है ब्लड क्लॉट में। किसमें होता है? ब्लड क्लॉट में, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है तो। ठीक है, तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ऐसा नहीं है कि इसका आंसर आपने ढूंढा और दैट्स इट, नहीं, इसके इन और अराउंड भी चीजें आपको देखनी है। जैसे ये मोनोसाइट क्या है, ये आपके डब्ल्यूबीसी है,
मैक्रोफाज भी आपका WBC है, और इरिथ्रोसाइट क्या है आपका RBC है, ठीक है। और मेगाकार्योसाइट क्या है, आपके प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और प्लेटलेट्स का एक जो पर्टिकुलर लेवल होता है, अमाउंट होता है बॉडी में, वो होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका जो प्लेटलेट का काउंट अगर कम हुआ तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये बातें आपको इंपॉर्टेंट है और पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is, given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason are, ठीक है। तो यानी कि चलिए स्टेटमेंट देख लेते क्या है। हीटिंग ऑफ प्री ऑप्टिक anterior hypothalamic area of the brain caused profuse sweating and dilation of blood vessel of the skin, ठीक है। मतलब आपके ब्रेन में एक एरिया है जिसको हम हाइपोथैलेमिक एरिया बोलते हैं, वो क्या करता है, जो हीटिंग होती है उस हीटिंग से छुटकारा देने के लिए वो स्वेटिंग को कॉज करता है, करवाता है, और ब्लड वेसल जो डायलेशन है ब्लड वेसल का करवाता है, ठीक है। अब इसका रीजन इन्होंने क्या बोला कि जो अबव स्टेटमेंट है इज टू एब्जॉर्ब मोर हीट इनटू द बॉडी एंड थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इस पहला वाला स्टेटमेंट है वो तो सही है, पर यहाँ पे जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कोशिश क्या है, कोशिश ये समझाने की मेरी कि जब हीटिंग हो रही है बॉडी में, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, और आपको पता है कि इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर एक मतलब ऑप्टिमम लेवल पर सेट रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हीटिंग हो रही है यानी टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उसको टेम्परेचर को कम करना है। तो अगर टेम्परेचर कम करना है तो उसके लिए ही तो स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बॉडी क्या चाहती है, अपने आप को कूल करना चाहती है, और उस कूलिंग के लिए वो स्वेटिंग करती है। तो अगर इसको कूल होना है, वो स्वेट कर रहा है, तो वो हीट को बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है, ना कि हीट को एब्जॉर्ब करना चाहती है वो, ठीक है। आप समझ में आया। तो इसलिए जो रीजन है वो गलत हो जाता है, लेकिन स्टेटमेंट 1 एकदम सही है। सो ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर डिजिटैलिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज, मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो रहा है फ्लूइड का, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, ठीक है। और हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए हम डिजिटैलिस यूज करें। तो कंसेप्ट समझिए कि अगर कोई चीज किसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है, इसका मतलब कि जिस वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है वो उसको ठीक कर देगी, है ना। यही पॉइंट है ना, लॉजिकली देखो तो ऐसी चीज है। तो डिजिटैलिस हार्ट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो सके, और ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी है वो फुलफिल हो सके, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुई तभी तो हार्ट फेलियर हुआ, ठीक है। तो डिजिटैलिस क्या करता है, इंक्रीज कर देता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट की मसल, ठीक है। और ये जो डिजिटैलिस है इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइगोजिन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी है, आपको सिंपली इनको मैच करना है। हो सकता है कि मुझे सभी डिसीज के बारे में ना पता हो, लेकिन मुझे कुछ डिसीजेस के बारे में तो पता होना चाहिए। जैसे कि हंटिंगटोन्स डिसीज जो है ये रिलेटेड होती है ब्रेन से। हाशिमोटो डिसीज इट इज रिलेटेड टू थायराइड, ठीक है। नेक्स्ट है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा, ITP जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड बताया था थ्रोम्बोसाइट्स, आपको याद है कि थ्रोम्बोसाइट जो वर्ड होता है वो हम प्लेटलेट के लिए यूज करते हैं। तो पॉसिबल है कि ये डिसीज किससे रिलेटेड हो, प्लेटलेट से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर आपके पास कुछ आंसर निकल गए, जैसे कि ए का आपने कर दिया 4, एंड बी का आ गया आपका फर्स्ट, सी का हमको नहीं पता, लेकिन सी जो डिसीज होती है विच इट इज रिलेटेड टू गट, राइट, एंड हंटिंगटन्स डिसीज रिलेटेड टू ब्रेन। तो हेंस फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब इसमें क्या होता है कि ये जो डिसीजेस है कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर पूरा जो है एक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स का नंबर एबनॉर्मल तरीके से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये याद रहेगा आपको कि यहाँ पे क्या हो गया, प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज हो जाता है, और प्लेटलेट जो है आपकी ब्लड में पाई जाती है, इसीलिए इसको ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका हाशिमोटो डिसीज, जो कि आपको थायराइड में देखने को मिलता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है
जिसमें कि इम्यून सिस्टम अपनी थायराइड सेल को एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। वो सोचता है कि ये जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और कोई और मॉलिक्यूल बॉडी के बाहर से आते हैं, वैसे ही इसको भी ये फॉरेन कंसिडर कर लेता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट डिसीज है वो आपकी साइलिक डिसीज है। साइलिक डिसीज में क्या होता है कि आपके जो विलाई होते हैं उनको डैमेज हो जाता है। आपके पास क्या होता है, जो इंटेस्टाइन वाला एरिया होता है वहां पे कुछ विलाइज पाए जाते हैं इस तरीके से। और ये विलाइज क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनका काम होता है विटामिन को एब्जॉर्ब करना। विटामिन, मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जब साइलिक डिसीज हो जाती है तो इस केस में ये जो विलाई है ना, ये डैमेज हो जाते हैं और डैमेज होने की वजह से ये प्रॉपर न्यूट्रिशन को, मिनरल और विटामिन उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जो आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसकी वजह से आपको ये डिसीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट डिसीज है आपकी हंटिंगटन्स डिसीज, और ये डिसीज एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी ब्रेन सेल्स होती हैं, बेसिकली ब्रेन सेल्स क्या है, न्यूरॉन्स है। तो न्यूरॉन सेल्स यहाँ पे क्या ब्रेक डाउन होने लग जाती है जब ये वाली पर्टिकुलर डिसीज हो जाती है। तो इन सभी डिसीज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज है जो एटलीस्ट आप याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2 या 3 डिसीज भी पता हो तो आप राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और यहाँ पे सिंपली आपसे क्या पूछा है कि बैरो रिसेप्टर किस चीज को सेंस करता है। ठीक है। तो बैरो रिसेप्टर आपका सेंस करता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है। अगर ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो आपको पता ही होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि ब्लड प्रेशर, बैरो का मतलब ही होता है रिलेटेड टू प्रेशर। तो इसीलिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर को सेंस करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बैरो रिसेप्टर बोलते हैं। बट कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती है, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन, ये सारी चीजों को भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सेंस करने के लिए। तो देखिए बैरो रिसेप्टर के बारे में आपको पता चल गया। अब थर्मल सेंसर या फिर टेम्परेचर सेंसर जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। ठीक है। टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाले को थर्मल सेंसर बोलेंगे। फिर जो ऑक्सीजन के सेचुरेशन लेवल को डिटेक्ट करता है उसको हम पल्स ऑक्सीमीटर या फिर पल्स ऑक्स बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो हार्ट रेट को डिटेक्ट करता है, यानी हार्ट रेट को सेंस करता है, उसको हम पल्स सेंसर बोलते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आ सकता है तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको अगली बार भी देखने को मिल सकता है, तो इनमें से किसी में भी आ सकता है। और डीबीटी की खास बात यह है कि वो कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी रिपीट करता है, तो चांसेस हाई है कि आपको मिल जाए, और बहुत दूर का क्वेश्चन है नहीं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफेक्टिव ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी रिक्वायर्ड the presence of both sodium and glucose because the intestinal epithelial cells expresses up। अगर हम इफेक्टिव ओरल रिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि रिहाइड्रेशन में हमको सोडियम चाहिए और ग्लूकोज चाहिए, तो एपिथेलियल सेल्स क्या एक्सप्रेस करेगी। अगर आप थोड़ा लॉजिकली देखो तो एपिथेलियल सेल्स वो ट्रांसपोर्टर को एक्सप्रेस करवाएगी जो सोडियम और ग्लूकोज को सेल के अंदर आने दे, जो सोडियम और ग्लूकोज को क्या करे आपके ब्लड के अंदर आने दे, है ना। तो इसी तरह का यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टर हम देखते हैं, और वो ट्रांसपोर्टर क्या होता है, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, जो कि एपिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। चलो इसके बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि जो आपकी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स है ये एक्सप्रेस करवाती है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, जिसको हम SGLT1 बोलते हैं। ठीक है। अगर ये शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको कभी क्वेश्चन दिया रहता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि SGLT यहाँ पे पूरा ना लिख के ये आ जाता है, तो इसका मतलब होता है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर की बात की जा रही है। ठीक है। ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है। ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम एपिकल पोर्शन बोलते हैं। ठीक है। ये साइड वाले को हम लेटरल बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये बेसल एरिया होता है। ठीक है। कई बार लेटरल और बेसल को मिला के हम बेसोलेटरल भी बोल देते हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे कुछ
ट्रांसपोर्टर होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ये ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। इन ट्रांसपोर्टर का नाम है SGLT, जो क्या करते हैं, यहाँ से सोडियम को इनटेक करते हैं और यहाँ से ग्लूकोज का इनटेक करते हैं, ठीक है। और क्योंकि दोनों साथ में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम सिम्पोर्टर बोलते हैं। और ये सिम्पोर्टर प्रेजेंट होते हैं एपिकल एरिया में, एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, इसीलिए हमने ये वाला ऑप्शन चूज किया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, जैसे कि इसके बेसल एरिया में कुछ और ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। उन ट्रांसपोर्टर को हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, क्योंकि यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपके बेसल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता अगली बार आपसे सोडियम पोटेशियम पंप पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये डायग्राम आप याद रख सकते हो कि एपिकल एरिया में आपको ये वाले सिम्पोर्टर्स मिलेंगे और बेसल वाले एरिया में सोडियम पोटेशियम मिलेंगे। और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, जैसे कि यहाँ पर जो ग्लूकोज और सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जिसमें एटीपी का यूज होता है, क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे होते हैं। तो ये किसमें आ जाता है, आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है।